कि जहाँ पर उद्योग अधिक होंगे, जहाँ पर ट्रांसपोर्ट अधिक होगा, जहाँ पर शहर बड़े होंगे, जहाँ पर एयर ट्रैवल होगा, जहाँ पर जंगल नहीं होंगे, वहाँ पर बीमारी भी होंगी, वहाँ पर मौतें भी होंगी। शहर में से गांव जाना पड़ेगा, लेकिन ये ध्यान रखना पड़ेगा कि शहर में से गांव जाने के चक्कर में हम गांव जाकर वहां पर शहर ना बसा लें। तो पता चला कि मुंबई और पुणे मिला करके महाराष्ट्र की 23% आबादी को भी पनाह नहीं देते हैं। करीब करीब 88% बीमारी पूरे महाराष्ट्र की मुंबई पुणे में है। करीब करीब 85% से अधिक मौतें मुंबई पुणे में हुई हैं पूरे महाराष्ट्र की। तो ये कहना गलत है कि महाराष्ट्र में कोरोना फैला है, ये कहिए कि मुंबई पुणे में फैला है। गुजरात का डेटा है तो करीब करीब 10.5% जनसंख्या जो है गुजरात की वो अहमदाबाद में रहती है, लेकिन आप देखेंगे तो 3/4 बीमारी अहमदाबाद में है। मध्य प्रदेश की तो और दिलचस्प हालात है कि इंदौर और भोपाल जो दो बड़े शहर है वहां के, वहां पर 6% जितनी भी जनसंख्या नहीं रहती एमपी की, हमारी वहां भी लगभग लगभग 3/4 है। राजस्थान का भी हमने अभ्यास ठीक किया है। था। राजस्थान में ये निकला है कि जयपुर, जोधपुर और कोटा, ये तीन शहर जो तीन प्रमुख शहर हैं राजस्थान के, तो उसमें 7.25% से भी कम जनसंख्या रहती है, लेकिन वहाँ की जो बीमारी है वो करीब करीब 63-64% है, और जो मौत है वो तो और अधिक, 80% से अधिक मौतें केवल ये तीन शहरों में हुई है। आशीष भाई नमस्ते। नमस्ते। तो मैं सभी जो हमारे मित्र सुनने वाले हैं, मैं उन सबको बता दूं कि आशुतोष जानी जो हैं वो हमारे मित्र हैं। और देश में जो विषय हैं, चाहे ग्रामीण व्यवस्था के विषय हों, गुरु रविंद्र शर्मा जी के मार्फत हम दोनों का परिचय आपस में हुआ, और आदिलाबाद में हमने बहुत समय साथ बिताया है गुरु जी के साथ सानिध्य में। तो हम लोग आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जो मैंने आशुतोष भाई के द्वारा जो एक बहुत अच्छी एक ऐसा शोध किया गया है, तो हमारा मन था कि हम आशुतोष भाई के साथ मिलकर उनके ही वाणी से जो है ये पूरा शोध जो है उन्होंने किया है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत टू द पॉइंट रहेगा। और यदि इस शोध को हम सबके सामने प्रस्तुत कर पाए तो हमें लगता है कि ये पूरा जो अभी परिस्थिति में हम अभी फंसे हुए हैं इसका बहुत ही सटीक चित्रण जो है हम लोग कर पाएंगे। तो आशुतोष भाई, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो आपके पास पूरा है डेटा उसको कृपया आप अगर स्क्रीन पे हम शेयर करके शुरू करें उसके बारे में बताना तो बहुत अच्छा जी। रहेगा। उसकी भूमिका भी अगर आप कोई बनाना चाहें या बताना जी। चाहें जी। तो पूरी तरह से आप स्वतंत्र हैं, जिस प्रकार भी आप इसको जी। प्रेषित करना चाहें। हाँ, तो वीरेंद्र भाई, पहले हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ी सी वर्तमान परिस्थिति के बारे में कि जी। कोरोना को लेकर के जिस तरह से पूरी दुनिया डरी हुई है। खैर, ये इतनी डरने वाली बीमारी तो है नहीं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों अब ये भय का साम्राज्य फैलाया जा रहा है और बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन हमने ये जानने का प्रयास किया कि हम स्वास्थ्य किसको कहते हैं। व्यक्तिगत रूप से तो स्वस्थ रहना है तो बहुत सारी चीजें हैं कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कब सोना चाहिए, कब खाना चाहिए। व्यक्तिगत जीवन में इन नियमों का पालन करने से तो व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है, लेकिन यदि हम सामुदायिक स्वास्थ्य की बात करें कि पूरा समाज कैसे स्वस्थ रहेगा, तो ये अपने आप में एक सोचने वाली बात हो जाती है। तो पूरे समाज बिल्कुल। को स्वस्थ रखने के लिए जैसे कोरोना की बात आई, सरकारों ने दुनिया भर में नए नए अस्पताल बनाना शुरू कर दिया। भारत में तो रेलवे के डिब्बों को भी अस्पतालों में कन्वर्ट किया जाने लगा और काफी सारी चीजें हुई। तो चलिए ठीक है, ये तो आपातकाल में जो हुआ सो हुआ, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या अस्पताल और स्वास्थ्य, इन दोनों के बीच में क्या संबंध हो सकता है। अब ये प्रायः सब लोग कहते हैं कि यहाँ का तो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर काफी रोबस्ट है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे अस्पताल हैं। तो हमें सोचना ये पड़ेगा कि अस्पतालों की जरूरत पड़ती क्यों है। अस्पताल ज्यादा है इसका अर्थ तो ये हुआ कि समाज बीमार है। अस्पतालों की संख्या सही बात। बढ़ने से समाज स्वस्थ हो जाएगा, ये एक बहुत बड़ा भ्रम है जिस भ्रम से हमें मुक्ति पानी होगी। तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब तक अस्पताल होंगे तब तक समाज बीमार रहेगा, ये सबसे बड़ी बात है। इस बात को हमें ध्यान में हाँ। रखना पड़ेगा। और बिना अस्पताल के स्वस्थ होने के तरीकों के ऊपर व्यक्तिगत रूप से तो बहुत सारे लोगों ने, जैसे मैं आपके पीछे राजीव दीक्षित जी की तस्वीर देख रहा हूँ, उन्होंने भी बहुत सारी बातें हाँ। बताई है व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति को स्वस्थ कैसे रहा जा सकता है उसके बारे में। उन सब हाँ। चीजों हाँ। का तो पालन हो, उनके अलावा भी कई सारे महापुरुषों ने बहुत सारी बातें कही है, उन सब का भी पालन हो। लेकिन सामुदायिक जी। स्वास्थ्य जो है कि पूरा समाज कैसे स्वस्थ रहे, उसको लेकर के एक नई सोच की आवश्यकता है। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है कि जो मनुष्य का शरीर है उसकी तुलना पूरे गांव के साथ की जाती है, उसकी तुलना पूरे ब्रह्मांड के साथ की जाती है, पूरे विश्व के साथ की जाती है, और एक तरह से सभी में एक एकरूपता के भाव की अनुभूति होती है। ये कहा जी। जाता है कि पिंडे सो ब्रह्मांडे, जो मेरे शरीर में है वही पूरे ब्रह्मांड में है। और हम तो बिल्कुल। जानते हैं जैसे कृष्ण भगवान ने जो विश्व रूप दिखाया था महाभारत के युद्ध के समय पे,
तो ये कई सारी बातें हैं हमारे यहाँ पहले से ये कल्पना की गई है। तो यदि मुझे अपने शरीर को स्वस्थ रखना है तो मेरे आसपास के विश्व को भी स्वस्थ और स्वच्छ रखना ये मेरी जिम्मेदारी है। और ये सरकारी जरूर। जुमले वाली स्वच्छता की बात नहीं है। मैं आपको पते की बात बताऊं कि पिछले कई वर्षों से सरकार का जो स्वच्छता सर्वेक्षण है उसमें इंदौर नंबर 1 पे आ रहा है कि सबसे हाँ स्वच्छ हाँ। शहर। और आज से कुछ दिन पहले जब हम देख रहे थे तो उस समय जो पर कैपिटा कोरोना इन्फेक्शन का डेटा था उसमें भी इंदौर नंबर 1 पे था। तो हम ये अच्छा। सरकारी वाली स्वच्छता की बात नहीं कर रहे हैं। मतलब सबसे स्वच्छ शहर इन्फेक्शन में नंबर 1 पे हो, ये बात कैसे जमेगी? तो हम वो बात नहीं कर रहे हैं। तो हम तो असली स्वच्छता की बात। कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया है, तो विरोधाभासी हो गया पूरा पूरा। बिल्कुल बिल्कुल, उसको उसको तो सबसे नीचे होना चाहिए था जबकि वो सबसे ऊपर था। तो बात यह है कि कचरा हाँ डस्टबिन हाँ। में डालो वाली बात नहीं चलेगी। जिसे कचरा कहा जाता है उसका उपयोग ही हम छोड़ें और केवल वैसी चीजों का उपयोग करें कि जो प्रकृति में तुरंत से घुल मिल जाए। तो जी। ये पूरी एक बात यह है कि हम कैसे अपने आसपास के पशु पक्षी, कीट, जीवाणु, पेड़ पौधे, वनस्पति, खेत, इन सब के स्वास्थ्य की जब चिंता करेंगे तो हमारा जीवन भी अपने आप स्वस्थ होने लगेगा। तो ये एक अप्रोच को हमें देखना होगा। वसुधैव कुटुंबकम केवल बोलने के लिए नहीं होता है, इसको हमें अपने जीवन में उतार करके भी देखना पड़ेगा कि पृथ्वी के ऊपर जितना सब कुछ है वो केवल मनुष्य के उपभोग के लिए नहीं है, बाकी जीवों का भी उसके ऊपर इतना ही अधिकार बनता है। और वो अधिकार के ऊपर जब से हमने अधिग्रहण किया है तब से जाकर के ये समस्याओं का हमें सामना करना पड़ रहा है। तो इसको लेकर के कुछ अभ्यास किया है हमने, वो अभ्यास मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। और अभी ये स्क्रीन शेयरिंग ऑन करके एक रिपोर्ट आपके सामने रखने की कोशिश है। ठीक है। जी हो रहा है अभी स्क्रीन शेयरिंग ऑन, रिपोर्ट दिख रहा है आपको? हाँ आ गया है, बिल्कुल। जी पीडीएफ फाइल है, दरअसल बिटवाइज। जी जी ये पीडीएफ है। और दरअसल मैं एक और बात बता दूं कि www.statisticalstudygroup.wordpress.com नाम से हमने एक वेबसाइट बनाया है जिसके ऊपर ये सारे रिपोर्ट्स हम रखेंगे। तो आप जब भी चाहे इस वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं। ये रिपोर्ट्स कोई भी देख सकता है, ये रिपोर्ट्स का कोई भी कहीं भी उपयोग कर सकता है। इसके ऊपर ठीक है। किसी भी प्रकार का कॉपीराइट नहीं है। लेकिन बहुत हाँ, यदि अच्छा। इनका कहीं उपयोग हो रहा है, ये किसी जगह पर इसको प्रकाशित किया जा रहा है या किसी कार्यक्रम में उपयोग हो रहा है और यदि हमें जानकारी दे दी जाए तो अच्छा रहेगा। बाकी इसका उपयोग करने के लिए सभी स्वतंत्र हैं। जरूर। हम वापस से फाइल के ऊपर आ जाते हैं। ये पूरी जी। फाइल दरअसल बनी है अंग्रेजी में क्योंकि हम इस प्रयास में है कि इसके द्वारा सिस्टम तक बात पहुंचाई जाए, सिस्टम के भीतर ही बात रखी जाए। तो उस कारण से उनको समझ में आने जरूर वाली भाषा में लिखा है। बाकी हम तो अपनी भाषा में बोलते भी हैं, समझते भी हैं और सब कुछ जरूर है। जरूर जरूर। जी। तो ये दरअसल हमने 3 चरणों में इसका अभ्यास किया था। पहला जो अभ्यास था वो 14 अप्रैल को हुआ था। 14 अप्रैल का जो डेटा था उसके ऊपर से किया था। दूसरा 23 अप्रैल को हुआ था और तीसरा जो है वो हमने किया था 1 मई को। 1 मई के बाद हमने ये अभ्यास करना बंद किया क्योंकि 1 मई के बाद 3 मई को जब लॉकडाउन आखिरी चरण वाला लॉकडाउन जब शुरू हुआ तब से मजदूरों का एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना प्रारंभ हो गया था। और उस कारण से फिर उसके बाद में हम डेटा देखेंगे तो वो कभी विश्वसनीयता उसकी कम होगी क्योंकि मान लीजिए मुंबई में से बहुत सारे लोग निकल के उत्तर प्रदेश और बिहार की तरफ गए तो जो बीमारी मुंबई में थी उसके आंकड़े आपको उत्तर प्रदेश में दिखाई देंगे, मध्य प्रदेश होकर जा रहे तो वहां दिखाई देंगे, बिहार में जा रहे तो वहां दिखाई देंगे। तो इतनी बड़ी संख्या में करोड़ों लोगों का जो राज्यों की सीमाओं को पार करना हुआ, उस कारण से 3 मई के बाद वाला जो डाटा है वो इतना विश्वसनीय नहीं रहेगा, वो सही होने के बावजूद भी। तो इसीलिए 1 ठीक मई है। का जो है वो हमारे पास है। और हमने इससे पुराने भी जो अभ्यास किए थे सारे अभ्यासों में लगभग लगभग एक ही तरह के परिणाम मिले थे, केवल आंकड़े बदले थे। तो ठीक है। यहाँ पर हमने जिन जिन पैरामीटर्स का अभ्यास किया है वो है कि इन्फेक्टेड पेशेंट्स एज परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन। मतलब हम जैसे सिक्किम की तुलना उत्तर प्रदेश से तो नहीं कर सकते कि कहाँ पर कितने मरीज है। सिक्किम इतना छोटा राज्य है, उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है। तो वो हाँ तुलना हाँ। करने के लिए हमने जो वहाँ की कुल आबादी है, कुल जनसंख्या है, उसका प्रतिशत निकाला है। कितने प्रतिशत लोग वहां पर बीमार है, वो मृत्यु कितने ठीक प्रतिशत है। हुई है, वहां की जनसंख्या की घनता, पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, वहां पर बड़े हम्म। शहरों की आबादी कितनी है। बड़े शहर की परिभाषा में हमने 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों को गिना है कि 10 ठीक लाख है। से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की वहां पर जनसंख्या कितनी है। ठीक है। 1000 पुरुष के सामने कितनी महिलाएं हैं, उसका रेशियो है। ये रेशियो वैसे देखकर हम कई सारे मित्रों को लगता है कि इसका क्या महत्व है ये पूरे अभ्यास में। तो बहुत सारे शहरों में हमें देखने को मिलता है कि पुरुष के सामने स्त्रियों की संख्या बड़ी कम होती है। इसके पीछे एक कारण ये भी होता है कि कई बार काम की तलाश में पुरुष अपने परिवार को गांव में छोड़ करके किसी शहर में जाता है।
तो उसका परिवार गांव में होता है, ये शहर में होता है, तो इस कारण से जनसंख्या में भी ये आंकड़े दिखाई देते हैं। और दूसरा ये होता है कि जो अपने परिवार से दूर बिछड़ा हुआ अकेला पुरुष रहता है, काम करता है, तो कई बार भोजन की भी ठीक व्यवस्था होती नहीं है और इस कारण से उसकी भी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। तो इस ठीक कारण बात से है। ये भी एक ध्यान में रखने लायक पैरामीटर है। उसके बाद में हमने साक्षरता दर को लिया है, जिसको लेकर के हमें कोई खास परिणाम नहीं मिला है। साक्षरता दर का ये इन्फेक्शन वगैरह के साथ में कोई लेना देना नहीं है, चाहे ज्यादा ठीक हो है। चाहे कम, इसमें कुछ खास हमें परिणाम नहीं मिला है। फिर पर हम्म। कैपिटा एनएसडीपी लिया है। एनएसडीपी का अर्थ होता है नेट नेट स्टेट नेट डोमेस्टिक स्टेट प्रोडक्ट। डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हाँ हाँ। जी, तो जैसे जीडीपी होता है देश का, वैसे ये एसडीपी होता है। तो ये ठीक है। एसडीपी का नेट वैल्यू है, ये हर एक राज्य का है, तो हर एक राज्य का एसडीपी वैल्यू लिया है उसका हमने। तो ये एक तरह से विकास का इसको मापदंड माना जाता है। फिर जो एयर ट्रैवल होता है, इंटरनेशनल से होता है, डोमेस्टिक से होता है, वो भी लिया गया है। ठीक है। जंगल का एरिया, जंगल की कई सारी परिभाषाएं हैं। हम्म। एक परिभाषा होती है, ये वन विभाग के द्वारा दी गई परिभाषाएं हैं, जिसे अच्छा। कहते हैं वेरी डेंस फॉरेस्ट। वेरी डेंस फॉरेस्ट का मतलब ये होता है कि 1 हेक्टर से बड़ी जमीनों का सर्वेक्षण किया जाता है सैटेलाइट इमेज के द्वारा, और उसमें ठीक है। यदि 70% से अधिक हरियाली है तो उसे वेरी डेंस फॉरेस्ट कहा जाता है। 40% से लेकर 70% के बीच में है तो मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट कहा जाता है, और 10% ठीक है। से लेकर 40% के बीच में है तो उसे ओपन फॉरेस्ट कहा जाता है। और ठीक जहां है। 10% की भी हरियाली नहीं है उसे जंगल का विस्तार नहीं कहा जाता। तो इस तरह बिल्कुल। की वो डेफिनेशन है, उसका भी है। कहाँ पर बिजली कितनी पैदा की जाती है उसका भी डेटा है, और कचरा हम्म। कितना पैदा किया जाता है उसका भी डेटा है। और अच्छा। जो 5 राज्यों में सबसे अधिक हमें बीमारी देखने को मिली वो थे दिल्ली, महाराष्ट्र, अंडमान निकोबार, गुजरात और चंडीगढ़। ठीक जिन है। 5 राज्यों में पर कैपिटा डेथ सबसे अधिक थे वो थे महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, मध्य प्रदेश और राजस्थान। ठीक है। इसमें ये जो 5 राज्य है, दादरा नगर हवेली, दमन और दीव, लक्षद्वीप, नागालैंड और सिक्किम, यहाँ पर कोई भी बीमारी, कोरोना की कोई भी बीमारी रिपोर्ट नहीं की गई थी। तो जहाँ बीमारी नहीं, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर किसी की मौत भी नहीं हुई थी। इनके अतिरिक्त अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, पौंडीचेरी, उत्तराखंड, गोवा, छत्तीसगढ़, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, इन सभी राज्यों में भी कोरोना के कारण कोई भी मौत नहीं हुई थी। ये सारे सरकारी आंकड़ों के हिसाब से ये मतलब पूरा कोई भी डेटा मौत लिया एक मई तक कोई भी गया। एक वो मई तक रिपोर्ट कोई की भी गई है मौत ना। नहीं हुई थी। अच्छा अच्छा, जी लक्षद्वीप का ये इसका अंडमान निकोबार का भी नाम है, तो मतलब उसमें भी आप कह रहे हैं कि ये हुआ है, तो उसका एक्सप्लेनेशन शायद भी कुछ बाद में है इसमें ना। जी 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 जी, वो बात ठीक है। ठीक दरअसल आती है है। बाद में। ठीक है। उसे ठीक है। उसे हम तभी कर लें, वो थोड़ा ठीक रहेगा। और ये इन राज्यों को छोड़ के कई सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर एक मौत हुई है या दो हुई है, जिसे आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो वो इतना मैटर नहीं करता है। तो ऐसे भी कई सारे राज्य हैं कि जहाँ की मौतें ना के बराबर हुई है। उन सबको जोड़ लेंगे तो मुझे लग रहा है कि शायद देश के 20 राज्य हैं जहाँ पर कोई खास कोरोना का प्रभाव नहीं है, कम से कम। 20 राज्य। तो जी, मतलब ना के बराबर मौत हुई है, हाँ, बहुत कम। उसमें अब एक या दो को हम नेग्लिजिबल। शून्य तो नहीं कह सकते, लेकिन नेग्लिजिबल है। ये जी। पूरा डेटा सेट है जो अभी तो आपके लिए संभव है, मतलब इसको ठीक से देख पाना संभव नहीं होगा क्योंकि काफी ठीक है। डिटेल में है, लेकिन जो वेबसाइट है हमारी उसके ऊपर आप जाएंगे तो उसको ठीक से देख पाएंगे। मैं फिर भी जरूर जरूर। प्रयास करता हूँ कि यदि आप कुछ देख पाए तो। जी, थोड़ा थोड़ा शायद आपको दिखेगा अभी। तो हाँ हाँ। ये सारे राज्य हैं, आंध्र प्रदेश से लेकर अंडमान से लेकर के सारे राज्य हैं, और ये पूरा उनका डेटा है। और ये जो डेटा है वो अलग अलग सरकारी वेबसाइट से लिया गया है, उसकी गिनती की गई है, और गिनती करने के बाद में उसमें से कुछ कुछ चीजें निकालने का प्रयास है। ठीक है। अभी थोड़ा आगे चलते हैं और खास करके यहाँ पर देखते हैं कि जो सबसे अधिक इन्फेक्शन वाले 5 राज्य हैं, अर्थात दिल्ली, महाराष्ट्र, अंडमान निकोबार, गुजरात और चंडीगढ़। तो ठीक है। ये एक तरह से इनका बैलेंस शीट है कि वहां पर शहरी आबादी कितनी है। तो आप देखिए, दिल्ली में शहरी आबादी लगभग लगभग 97% के आसपास में है। महाराष्ट्र में वो 27% के आसपास में है। अंडमान निकोबार में 0 है। गुजरात में 23% के आसपास में है। चंडीगढ़ में भी 97% जितनी है। जबकि पूरे भारत का एवरेज देखा जाए तो वो 13.5% के आसपास है। मतलब महाराष्ट्र में जो है, पूरे राष्ट्र का जो एवरेज है उससे लगभग लगभग दुगनी शहरी आबादी है। गुजरात में भी 1.25 गुनी करीब करीब शहरी आबादी है। दिल्ली ठीक और है। चंडीगढ़ की बात कदाचित ना की जाए क्योंकि ये दो तो शहरी अपने आप में राज्य हैं, तो इनकी बात हाँ। को छोड़ दिया जाए। जहां जी। तक पर कैपिटा कचरा पैदा करने की बात है, तो दिल्ली का आप देखिए, ये नेशनल एवरेज यहाँ पे आपको दिख रहा है इतना कम, उसके सामने दिल्ली कितना ऊपर है।
महाराष्ट्र जो है वो भी नेशनल एवरेज से ऊपर है, गुजरात भी नेशनल एवरेज से ऊपर है, अंडमान निकोबार भी ऊपर है, चंडीगढ़ भी ऊपर है। तो नेशनल एवरेज से ज्यादा ये सभी राज्य कचरा पैदा करते हैं। अब यहाँ पर देखने की बात यह है कि बाकी राज्यों का तो समझ में आता है, अंडमान निकोबार में इतना कचरा कहाँ से आया। तो अंडमान निकोबार में जो कचरा आया वो सैलानियों की वजह से आया, जो घूमने जाते हैं वहां से, क्योंकि वहां के जो मूल निवासी हैं उनकी जीवन शैली में तो कचरे जैसी कोई चीज होती नहीं है। तो ये बिल्कुल। टूरिज्म का भी यहाँ पर एक मामला है जो हमें देखना चाहिए। जी। ये टूरिज्म का डेटा है जिसमें ये नीले रंग में जो आपको दिख रहा है ये हम्म। इंटरनेशनल है, और ये जो केसरी रंग में दिख रहा है आपको ये ठीक है। आपका डोमेस्टिक फ्लाइट है। तो दिल्ली का देखेंगे अच्छा। ये है, ये नेशनल एवरेज है, उसकी तुलना में आप देखिए दिल्ली का कितना है। अंडमान में तो डोमेस्टिक कितना ज्यादा है आप देख सकते हैं, दिल्ली से भी ज्यादा है पर कैपिटा, बहुत है, है बहुत ना। है। चंडीगढ़ में भी बहुत ज्यादा है। गुजरात का वो डेटा समुद्र के लगभग बीच में है, लगभग तो वहां नेशनल तक एवरेज के ट्रेवल। आसपास का। हाँ, जी अंडमान में समझ सकते हैं कि ट्रैवलिंग, बाहर को ट्रैवलिंग करता होगा तो वो फ्लाइट से करना पड़ता होगा, क्योंकि कनेक्टिविटी उसकी ऐसी जी है, तो वो समझा जा सकता है वो। जी। जी। और गुजरात का यदि डेटा देखे तो वो नेशनल एवरेज के आसपास है, थोड़ा ऊपर नीचे है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। महाराष्ट्र का देखे तो नेशनल एवरेज से थोड़ा तो ऊपर है। ठीक है। फॉरेस्ट की बात करें तो उसमें बस एक अंडमान में आप देखिए 68% जितना वेरी डेंस फॉरेस्ट है, ये कदाचित पूरे देश में सबसे अधिक है। और बाकी सभी का देखें तो फॉरेस्ट में भी एवरेज के आसपास में ही पूरा हमको देखने को मिल रहा है। दिल्ली का डेटा देखे तो वो नेशनल एवरेज से कम है, गुजरात का देखे तो भी कम है, अंडमान का तो बहुत अधिक है, महाराष्ट्र का देखे तो भी थोड़ा सा कम है, मतलब पूरे जो नेशनल एवरेज है उसकी तुलना में। अब यहाँ ठीक पे है। एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि अंडमान निकोबार तीसरे क्रम पे आता है पर कैपिटा इन्फेक्शन में, लेकिन मौत वहां पर एक भी नहीं हुई है। तो ये हम्म। बड़ी रोचक बात है कि पर कैपिटा इन्फेक्शन में वो तीसरे क्रम पे है। इतनी ज्यादा हम्म। इन्फेक्शन है लेकिन कोई मरा नहीं है। तो इन्फेक्शन है क्योंकि वहां पर एयर ट्रैवल बहुत ज्यादा है, और कोई मरा नहीं ठीक है है। क्योंकि वहां पर जंगल बहुत ज्यादा है। तो ये हमें ठीक है। सीधा सीधा एक संबंध मिल रहा है कि जितना एयर ट्रैवल अधिक होगा उतनी बीमारी फैलेगी बहुत ज्यादा। बिल्कुल। लेकिन जंगल बिल्कुल। होगा तो वो आपको मरने नहीं देगा, बीमार होने के बावजूद भी जंगल कभी आपको मरने नहीं देता है। तो ये अपने सही। आप में एक बड़ा इकोसिस्टम होता है जो देखना पड़ेगा। यहाँ पर सारे रैंकिंग हमने दिए हुए हैं कि ठीक सारे है। राज्य जो है, ये देखा जा सकता है कि सारे राज्य इनका सेक्स रेशियो, मतलब पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या, ये रैंकिंग में 20 से नीचे आता है। ये एनएसडीपी में टॉप 15 में आते हैं, मतलब विकास के मापदंड में काफी ऊपर हैं। ये सारे हम्म। राज्य वैसे जंगल के मामले में देखा जाए तो अंडमान को छोड़ करके 15 से नीचे आते हैं। मॉडरेटली डेंस हम्म। फॉरेस्ट में भी ये देखा जाए तो 20 के नीचे है, ओपन फॉरेस्ट में भी 20 के नीचे है, टोटल फॉरेस्ट में भी 20 के नीचे है, टोटल हम्म। डेंस फॉरेस्ट में भी 20 के नीचे है, मतलब टोटल फॉरेस्ट में तो 25 के नीचे है। बिल्कुल। अंडमान, और ये सारे के सारे आंकड़ों में अंडमान निकोबार एक ही अपवाद के स्वरूप में आता है। और हम्म। इंटरनेशनल टूरिज्म में भी ये टॉप 10 में आते हैं। और हाँ, 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 हाँ। हाँ, और ये जो पर कैपिटा डोमेस्टिक टूरिज्म है तो उसमें भी गुजरात 16 पे है, बाकी सारे टॉप 10 में आ जाते हैं। तो ठीक है। ये जो पूरे आंकड़े हैं डोमेस्टिक में भी देखा जाए तो उसमें भी काफी ऊपर है। और शहरी आबादी में देखा जाए तो अंडमान निकोबार को छोड़ करके उसमें भी सभी टॉप 5 में है, काफी ऊपर है। मतलब एक नंबर पे दिल्ली है, 2 पे चंडीगढ़ है, 3 पे केरला है, 4 पे महाराष्ट्र है, 5 पे गुजरात है। तो जो ठीक है। सारे शहरी राज्य है वहां पर बीमारी फैली है, ये सीधा सीधा हमें दिख रहा है। कचरा पैदा करने की बात में भी गुजरात 13 पे है, बाकी सारे राज्य टॉप 10 में है। तो कचरा है, शहरी आबादी है, विकास है, वहां बीमारी है, ये सीधा सीधा हमें देखने को मिल रहा है। ये टॉप 10 डेथ्स वाला डेटा है। तो शहरी आबादी की दृष्टि से देखें तो नेशनल एवरेज यहाँ पे है। राजस्थान में और मध्य प्रदेश में उससे थोड़ी सी कम है शहरी आबादी। महाराष्ट्र हाँ, में हाँ, बहुत हाँ। ज्यादा है, गुजरात में बहुत ज्यादा है, दिल्ली में तो आपको दिख ही रही है। पर कैपिटा वेस्ट जनरेशन उसमें भी देखें तो आपको दिखेगा कि मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये दो राज्यों में वो थोड़ा सा कम है। लेकिन कम ये है, दोनों बिल्कुल। राज्यों को छोड़ के बाकी सब में जो वेस्ट जनरेशन कचरा जो पैदा होता है वो भी राष्ट्रीय जो नेशनल एवरेज से आंकड़ा ज्यादा है है। उससे उससे ज्यादा है, बिल्कुल। हाँ, 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 हाँ। टूरिज्म भी यदि देखा जाए तो दिल्ली में आपको इतना सारा दिख जाएगा, जो डोमेस्टिक टूरिज्म इतना अधिक है। और वहाँ भी वही बात है कि ये सारे आंकड़ों में मध्य प्रदेश और राजस्थान बीमारी अधिक होने के बाद भी यहाँ पर, मतलब मौत भी अधिक होने के बाद भी यहाँ पर टूरिज्म इतना ज्यादा नहीं है, जबकि दिल्ली में भी ज्यादा है, गुजरात में नेशनल एवरेज के आसपास में है, महाराष्ट्र में ज्यादा है। जी। जंगलों के आंकड़े यदि देखे जाए तो वो भी हमें दिख रहा है कि कैसी परिस्थिति है। मध्य प्रदेश एक को छोड़ा जाए तो बाकी सभी राज्य नेशनल एवरेज से नीचे आते हैं। मध्य प्रदेश एक ही राज्य है जहां पर नेशनल एवरेज अधिक है। ठीक है। इसके पीछे एक कारण ये भी हो सकता है कि जो 1 मई को भी काफी सारा माइग्रेशन शुरू हो गया था,
और बहुत सारे हाँ लोग हाँ। जो महाराष्ट्र से चल के पैदल उत्तर प्रदेश बिहार में जा रहे थे वो सब मध्य प्रदेश होकर जा रहे थे। तो हो सकता है कि मध्य प्रदेश में ये आंकड़े दिखे हो, उस कारण से वहां के आंकड़े बढ़े हो। इसमें केवल एक तर्क दिया जा सकता है, इसका कोई परफेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता है। बिल्कुल ये बिल्कुल केवल बिल्कुल। सोच है। ये राज्यों में भी अब हम रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि पैरामीटर्स लगभग लगभग वैसे हैं। ये रिपोर्ट आप आराम से कभी भी देख सकते हैं। तो ये पर मिलियन पर्सन्स में कितना इन्फेक्शन है उसके आंकड़े हैं। तो दिल्ली में 10 लाख लोगों में करीब करीब 210 लोगों को कोरोना का इन्फेक्शन लगा है। 10 लाख में से हर हर 210। हर 10 लाख लोगों में से? जी, 10 लाख में 210। अच्छा। और महाराष्ट्र दूसरे क्रम पे है, करीब करीब 93 या 83 जितना है। 93 है। अंडमान निकोबार में 86 है, फिर गुजरात में 72 है, और फिर चंडीगढ़ में 53 है। और उसके बाद में देखें तो जम्मू कश्मीर में 50 है। इसके बाद इनको छोड़ करके एक भी राज्य में 50 से अधिक लोग, 10 लाख पे 50 से अधिक लोगों को इन्फेक्शन नहीं लगा है। फिर ये आंकड़े इन्फेक्शन ही नहीं डेथ हुआ और अभी? जी, इन्फेक्शन ही उससे कम है। 10 लाख में 50 से कम, और सोचिए फिर भी हमको क्या डराया जा रहा है। 6 राज्य को छोड़ के 50 से भी कम 10 लाख में, इतना कम है। अभी ये मौत के जो आंकड़े हैं तो उसमें महाराष्ट्र में सबसे अधिक हुए हैं पर मिलियन। तो महाराष्ट्र में 10 लाख में 4 से अधिक, थोड़े से अधिक, मतलब 4.25 से भी कम, 4 ही मान लीजिए। गुजरात और दिल्ली में करीब करीब 3.5 लोग मरे हैं 10 लाख में से। हाँ और हाँ। मध्य प्रदेश में 2 के करीब करीब, और राजस्थान में तो 1 से भी कम। तो अच्छा, मध्य मतलब वो प्रदेश, इन्फेक्शन दिल्ली का डेटा और था और ये मृत्यु का डेटा है? ये मृत्यु का है। तो जो हाँ हाँ। मृत्यु मौतें हुई है 10 लाख में, यहाँ पे महाराष्ट्र में 4 है, गुजरात और दिल्ली में 3.5 है, मध्य प्रदेश में हाँ 2 से कम है, और बाकी राज्यों में तो 1 से भी कम है। 10 लाख में एक भी मौत नहीं है, उससे भी कम आंकड़े। 10 लाख वैसे में? ये आंकड़े पुराने हैं, अभी भी जो बात चल रही है, लेकिन अभी भी कुल कुल मिलाकर पूरे देश में 3,500 4,000 से अधिक मौतें नहीं हुई हैं। तो अभी भी वो आंकड़ा निकाल लिया जाए तो आज भी वो इतना अधिक नहीं होगा। हाँ, इससे अधिक होगा लेकिन इतना भी नहीं होगा। अभी हमें ये सीखना होगा कि जो 5 राज्य जहां पर बिल्कुल भी नहीं फैला है, कोरोना का कोई भी केस नहीं दिखा है, उनमें से हम क्या सीख सकते हैं, क्योंकि वो तो हर मामले में सबसे अच्छी होंगे। तो जो शहरी आबादी की बात है, शहरी आबादी देखे तो ये 5 में कहीं भी नहीं है। आप देखिए, सिक्किम, नागालैंड, दमन, दीव, दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप, बिल्कुल नहीं है। हाँ नेशनल हाँ। एवरेज के सामने बिल्कुल जीरो है। वेस्ट जनरेशन की यदि बात करें तो दादरा नगर हवेली का दरअसल डेटा नहीं था हमारे पास, इसलिए ये जीरो है। वैसे इसका जो भी वैल्यू होगा, बाकी आपको सॉरी, लक्षद्वीप का जीरो है। दादरा नगर हवेली का आपको ऊपर दिख रहा है क्योंकि वहां पर इंडस्ट्रियल एरिया है। दमन ठीक एंड है। दीव का आपको नेशनल लेवल से नीचे है कचरा। ठीक है। नागालैंड में ऊपर है और सिक्किम में भी ऊपर है। नागालैंड सिक्किम बहुत में भी बढ़िया। अच्छा खासा टूरिज्म होने लगा है आजकल, तो वो भी एक कारण हो सकता है। नॉर्थ ईस्ट में लोग घूमने लगे हैं बहुत सारे। जंगलों का डेटा बड़ा रोचक है। जंगलों के डेटा में यदि हम देखें तो दीव दमन को छोड़ के बाकी सब जगह पर नेशनल एवरेज से ज्यादा ही जंगल है। ये लक्षद्वीप में तो आप देख सकते हैं कि ये जो मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट है वो कितना ज्यादा है। तो करीब करीब ये ठीक से अभी पढ़ना बन नहीं रहा है, लेकिन 60% के आसपास में है, ये कहा जा सकता है। और नेशनल तो 10% के आसपास भी नहीं है। ये सारे राज्यों का मतलब ये ऐसे राज्य है कि जहां पर कोरोना को कोई इन्फेक्शन लगा ही नहीं है। तो इनकी जो परिस्थिति है वो परिस्थिति हम सबको कुछ सिखा जाती है कि किस तरह से हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो ये देखा जाए तो ओपन फॉरेस्ट कवर में टॉप 20 में आते हैं, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट कवर में टॉप 12 में आते हैं, वेरी डेंस फॉरेस्ट कवर में तो टॉप 6 में आते हैं ये 2 राज्य, नागालैंड और सिक्किम। नागालैंड, सिक्किम और लक्षद्वीप को देखें तो टोटल टोटल डेंस फॉरेस्ट कवर में टॉप 7 में आते हैं। और इनमें ठीक है। कोई इंटरनेशनल टूरिज्म नहीं है। दूसरी एक पते की बात है कि यहाँ पर कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है सारे राज्यों में, और अच्छा। वहां पर कोई कोरोना की बीमारी भी नहीं है। तो ये हमको क्या बताता है ना? एक और हाँ। बात कि ये सारे राज्य जो है लक्षद्वीप को छोड़ के, ये सारे के सारे डोमेस्टिक टूरिज्म में भी 19 के बाद में इनका नंबर आता है। तो डोमेस्टिक टूरिज्म भी, एयर ट्रैवल वहां पर काफी कम है, कम और है। शहरी आबादी है ही नहीं। ये सारा हमको यहाँ पर जानकारी मिलती है। और ये उन राज्यों का डेटा है जहां पर एक भी डेथ नहीं हुई है। मैं एक बार केवल उनके नाम पढ़ अच्छा। लेता हूँ: अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा एंड नगर हवेली, दमन दीव, गोवा, लक्षद्वीप, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, पौंडीचेरी, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड। इसमें उत्तराखंड, हमने बिल्कुल। केवल एक लद्दाख लद्दाख के डेटा को जोड़ दिया है जम्मू कश्मीर के साथ। बाकी सारे राज्यों का अलग डेटा है। ये ठीक सारे है। राज्यों को देखें तो हमें समझ में आएगा कि ये प्रकृति के पास में रहने वाले राज्य है। यहाँ पर जंगल है, यहाँ पर पहाड़ियां है, यहाँ पर समुद्र है, यहाँ पर नदियां है, और यहाँ पर मौत है।
ये सब कुछ है और मौत नहीं है। तो ये अपने आप में एक सीखने वाली बात है। इसकी इसकी भी डिटेलिंग है जिसमें अभी तो हम नहीं जा रहे हैं। ये आप कभी भी आराम से देख सकते हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर जाकर के। ये हमने ठीक है। शहरों का एनालिसिस किया, महाराष्ट्र के भीतर भीतर में शहरों को देखा, तो पता चला कि मुंबई और पुणे मिला करके महाराष्ट्र की 23% आबादी को भी पनाह नहीं देते हैं। लेकिन हाँ हाँ। बीमारी की जो बात है तो करीब करीब 88% बीमारी पूरे महाराष्ट्र की मुंबई पुणे में है। करीब करीब 85% से अधिक मौतें मुंबई पुणे में हुई हैं पूरे महाराष्ट्र की। तो ये कहना गलत है कि महाराष्ट्र में कोरोना फैला है, ये कहिए कि मुंबई पुणे में फैला है, महाराष्ट्र में नहीं मुंबई फैला पुणे है। में फैला, ये तो बहुत तो ये जबरदस्त एनालिसिस हुआ है ना। जी, तो बहुत ये बहुत अच्छा। बातों को हमें थोड़ा और किस सरकार किस की जो जगह बातें हैं उनको वो सुधारना किस पड़ेगा। और किस किस राज्य का है इसमें डेटा है, थोड़ा सा जी, इसको। हमने बिल्कुल गुजरात। बिल्कुल 3-4 राज्यों का है। गुजरात का डेटा है तो करीब करीब 10.5% जनसंख्या जो है गुजरात की वो अहमदाबाद में रहती है। लेकिन आप देखेंगे तो 3/4 बीमारी अहमदाबाद में है। अब कहाँ 10% और कहाँ 3/4, है ना। और वैसे मौत की जो आंकड़े है उसमें भी करीब करीब 70% मौतें अहमदाबाद में हुई है। अभी आजकल के आंकड़े तो बता रहे हैं कि ये जो 69% की जो बात है ये शायद बढ़ के, मतलब ये दोनों या तो इन्फेक्शन या तो डेथ आंकड़े ये बढ़ के 96% तक भी पहुंच गए हैं। मतलब गुजरात में कुछ नहीं है, जो है सो अहमदाबाद में है। माशाल्लाह गुजरात क्या का बात हमने एक अलग से अभ्यास भी किया था कि कौन से जिले में क्या फैला है, लेकिन वो अभी उसमें हम नहीं जाएंगे। वो बात वो हमने वेबसाइट पे रखा हुआ है, जो कोई देखना चाहे देख सकता है। है। मध्य ठीक है। प्रदेश की तो और दिलचस्प हालात है कि इंदौर और भोपाल जो दो बड़े शहर है वहां के, वहां पर 6% जितनी भी जनसंख्या नहीं रहती एमपी की, बीमारी वहां भी लगभग लगभग 3/4 है। मौतें वहां भी 60% से ऊपर हुई है। तो इंदौर और भोपाल में ही कोरोना है, मध्य प्रदेश में नहीं है। ये बात भी हमें देखनी समझनी पड़ेगी। मध्य बहुत प्रदेश बढ़िया। कोरोना है केवल इंदौर भोपाल में है। राजस्थान का भी हमने अभ्यास ठीक किया है। था। राजस्थान में ये निकला है कि जयपुर, जोधपुर और कोटा, ये 3 शहर जो 3 प्रमुख शहर हैं राजस्थान के, तो उसमें 7.25% से भी कम जनसंख्या रहती है। लेकिन वहाँ की जो बीमारी है वो करीब करीब 63-64% है। और जो मौत है वो तो और अधिक, 80% से अधिक मौतें केवल ये 3 शहरों में हुई है। तो यहाँ भी हम ये नहीं कह सकते कि राजस्थान में कोरोना फैला है, हमें कहना पड़ेगा कि जयपुर, जोधपुर और कोटा में फैला है। ये शहरों के इंडिविजुअल भी है, लेकिन उतनी डिटेलिंग में अभी नहीं जा रहे हैं। तो ठीक है। अब इसको छोड़ के हमने फिर पूरे देश का अभ्यास किया। तो पूरे देश में 28 बड़े शहरों को हमने चुना। तो ये 28 जो बड़े शहर है ये 8.94%, मतलब 9% आबादी भी यहाँ पर नहीं रहती है। लेकिन बीमारी में उनका योगदान जो है वो 65% से ऊपर है। और मौत में इनका योगदान 70% से ऊपर है। तो भारत में कोरोना नहीं है, इन 28 शहरों में है केवल। और इसको इससे आगे बढ़कर यदि हम ये 28 शहर की जगह मान लीजिए 38 शहर कर ले या 50 शहर कर ले, तो हो सकता है कि ये जो मौत का प्रतिशत है और बीमारी का प्रतिशत है ये भी 95 से ऊपर चला जाए। ज्यादातर तो बिल्कुल। हाँ, गाँवों में तो कोई समस्या नहीं है, जो समस्या है केवल शहरों में है। अब इंटरनेशनल टूरिज्म और डोमेस्टिक टूरिज्म का भी हमने डेटा निकाला है। तो वही जो 9% से कम जनसंख्या है हाँ वहां हाँ। पर करीब करीब 60% जितने डोमेस्टिक एयर ट्रैवल होता है और इंटरनेशनल एयर ट्रैवल करीब करीब 70% जितना होता है। तो एयर ठीक है। ट्रैवल भी इन्हीं शहरों में इतनी कम जनसंख्या है और एयर ट्रैवल ज्यादा होता है। खैर वो तो ज्यादा ही होगा क्योंकि एयरपोर्ट सब जगह तो नहीं हो सकता। लेकिन ये भी एक बात हमें दिखाता है कि जहां पर एयर ट्रैवल ज्यादा है वहीं पर ये सारी चीजें हैं। मैं एक बार उन शहरों के नाम बोल देता हूँ जिन शहरों को हमने कंसिडर किया है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे, सूरत, जयपुर, नागपुर, इंदौर, कोयम्बतूर, भोपाल, वडोदरा, विशाखापट्टनम, लुधियाना, नासिक, विजयवाड़ा, मदुरई, राजकोट, श्रीनगर, जबलपुर, औरंगाबाद, अमृतसर, जोधपुर, ग्वालियर, चंडीगढ़, त्रिची और कोटा। तो इन ठीक है। शहरों का यहाँ पर अभ्यास किया गया था। और ये पूरा इनका डेटा है। ये है एक्सटेंडेड अर्बन एग्लोमरेट पॉपुलेशन एज परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन। जैसा मैंने बताया था आपको, दिल्ली और चंडीगढ़ में 97% है, केरला में 36 है, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में 27 है, गुजरात में 23 है, तेलंगाना में 22 है। और इसके बाद सारे राज्यों में 20% से नीचे बड़े शहरों की आबादी है। ये फॉरेस्ट, टोटल फॉरेस्ट एरिया सब प्रकार के जंगलों को मिला लिया जाए तो लक्षद्वीप में 90% है, मिजोरम में 86 है, और फिर उसके बाद में मणिपुर, अंडमान निकोबार, अरुणाचल, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, गोवा, केरला, सिक्किम वगैरह वगैरह, उत्तराखंड, और ये सारे राज्यों का ये क्रम है। सबसे बुरे ठीक हालात है है। पंजाब हरियाणा के। पंजाब और हरियाणा दोनों में 4% से भी कम जंगल बचा है। राजस्थान में 6.5% से कम है। उत्तर प्रदेश में भी 6.5% से कम है।
बिहार में 8% से कम है, गुजरात में 10 से कम है। तो ये सारे ठीक राज्यों है। में कुल जंगल है, ये जंगल बड़ा कम है। तो ये राज्यों की परिस्थिति बड़ी खराब है जंगल के मामले में देखा जाए तो। तो जी। कुल मिलाकर हमें जो बात समझ में आती है वो ये है कि जहाँ पर उद्योग अधिक होंगे, जहाँ पर ट्रांसपोर्ट अधिक होगा, जहाँ पर शहर बड़े होंगे, जहाँ पर एयर ट्रैवल होगा, जहाँ पर जंगल नहीं होंगे, वहाँ पर बीमारी भी होंगी, वहाँ पर मौतें भी होंगी। ये सब का हमने हम्म। स्टैटिस्टिकल कोरिलेशन स्टडी किया। तो ये जो स्टैटिस्टिकल कोरिलेशन स्टडी है ये हमें बताता है कि कौन से फैक्टर के साथ कौन सा फैक्टर हाथ में हाथ मिला के जाता है और कौन सा एक दूसरे से दूर जाता है। तो ये भी डेटा आप देख सकते हैं। इसमें ये कहा जाता है कि जो -0.3 से लेकर -1 के बीच में कोरिलेशन फैक्टर जिसका आपको मिले, उसके बीच हाँ। में इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी बताई जाती है। जैसे कि MDF यानी मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, ये डेथ से इसकी इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी है। मतलब MDF इन्वर्सली अधिक होगा तो प्रोपोर्शन डेथ होगा। कम होगी। वो ज्यादा होगा तो कम होंगी, वो कम है तो ज्यादा होगा। बिल्कुल, ये ज्यादा है तो ये कम है तो ये ज्यादा, वैसा। तो मतलब ये आप देखेंगे तो इसमें हमें पूरा जंगल का डेटा मिल रहा है कि जंगल जितना अधिक होगा उतनी बीमारी और मौत कम होगी। और ये तो स्टैटिस्टिकल पूरा साइंटिफिक स्टडी है, इसमें तो किसी का कोई पर्सनल बायस है नहीं। और ये बिल्कुल है। पॉजिटिव कोरिलेशंस है। पॉजिटिव कोरिलेशन में हमें दिखता है कि कौन कौन से पैरामीटर है खास करके। तो पर कैपिटा वेस्ट जनरेशन, कचरा कितना पैदा होता है, इंटरनेशनल टूरिज्म कितना है, शहरी आबादी कितनी है, आबादी की जनसंख्या की घनता कितनी है, टोटल एयर टूरिज्म कितना है, इंटरनेशनल टूरिज्म कितना है, और NSDP कितना है। तो ये सारे आंकड़े हमें बताते हैं कि इनका पॉजिटिव कोरिलेशन आपको मिल रहा है कोरोना के इन्फेक्शन और डेथ के साथ में। सबसे ज्यादा मिल रहा है पर कैपिटा वेस्ट जनरेशन का, इन्फेक्टेड पेशेंट्स पर मिलियन, ये 0.76। मतलब ये तो बिल्कुल ठीक है कि जहां पर कचरा ज्यादा पैदा होगा वहां पर बीमारी ज्यादा होगी। तो यहाँ पर हमें हमारी स्वच्छता की परिभाषा को भी पुनः देखना पड़ेगा कि जहां पर कचरा ज्यादा पैदा होता है उससे हम गंदा कहेंगे। कचरा डस्टबिन में डाला जाए उसे साफ नहीं कह सकते। कचरा डस्टबिन में डालने की बिल्कुल बात ही नहीं, बिल्कुल बात बिल्कुल तो है कि बिल्कुल कचरा पैदा ना हो। बिल्कुल। जैसे ये बड़ी मास्क मास्क लगाने से आप ये नहीं कह सकते कि आपको बीमारी नहीं होगी। वो तो बिल्कुल। एक और आभूषण की तरह यूज हो गया मास्क। अभी अभी तो एक और खबर मिली है, चाइना में कोई एक व्यक्ति मास्क लगाकर दौड़ रहा था, वो बेचारा जीवन और मौत के बीच में झूल रहा है। उसके फेफड़े फट गए क्योंकि आप मास्क लगाते हैं तो आपको ऑक्सीजन नहीं मिलती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड आप नाक से छोड़ते हैं वही वही की वही कार्बन वही आप डाइऑक्साइड इनहेल आपकी सांस करके। में वापस हाँ आती हाँ है। हाँ हाँ। तो ये खबर आई बहुत। थी कि चाइना में एक लड़का जॉगिंग के लिए निकला था मास्क लगा करके, वो जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा है। तो मास्क पहनने से आप कार्बन डाइऑक्साइड को सांस में लेते, ये भी उतना ही बड़ा साइंटिफिक फैक्ट है जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। खैर, ये सारे जो कोरिलेशन फैक्टर्स है ये उसका डेटा है, एक ही इमेज में आप सारा कुछ देख सके उसके लिए। तो ये ठीक। आप कभी भी आराम से इसे देख सकते हैं। और इसके बिल्कुल। ऊपर से हमने कुछ रिकमेंडेशंस बनाए हैं कि जो सरकार को कुछ निवेदन किया जाए, सिस्टम को कुछ निवेदन किया जाए, जनता को कुछ निवेदन किया जाए, विचारशील लोगों को कुछ निवेदन किया जाए। तो वो निवेदन ऐसे हैं कि हमें सबसे पहले तो इस परिस्थिति को समझ के जो शहरीकरण है उसके ऊपर सबसे बड़ी रोक लगानी होगी। औद्योगिकीकरण के कारण जो शहर बढ़ रहे हैं उसके ऊपर रोक लगानी पड़ेगी और ग्रामीण अर्थतंत्र को बढ़ावा देना पड़ेगा। शहर में से गांव जाना पड़ेगा, लेकिन ये ध्यान रखना पड़ेगा कि शहर में से गांव जाने के चक्कर में हम गांव जाकर वहां पर शहर ना बसा ले। तो गांव की अपनी आत्मा होती है, गांव की अपने जीवन की पद्धति होती है। अब हम गांव जाकर के वहां पर AC लगा लेंगे, वॉशिंग मशीन लगा लेंगे, फ्रिज टीवी लगा लेंगे तो क्या फायदा। बिल्कुल तो बिल्कुल 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 बिल्कुल। जी, ये खास एक ध्यान में रखने वाली बात है। सरकार की आर्थिक नीतियां भी वैसी रही है कि लोग गांव का जीवन छोड़ करके शहरों में आए और शहरों में आकर के उद्योगों में मजदूर के स्वरूप में काम करें। अब सोचिए, आज हमारे देश में करोड़ों की संख्या में लोगों को पैदल चल के जाना पड़ रहा है। ये एक राष्ट्र के स्वरूप में बड़ी शर्मनाक बात है कि हमारे देश के भाई बहनों को इस परिस्थिति में जीना पड़ रहा है। हम यदि एक ठीक ऐसी बात है। आर्थिक व्यवस्था की कल्पना करें जिसमें कोई किसी को मजदूरी ही ना करनी पड़े, तो ऐसे संकट ही नहीं सही बात आएंगे। और ये कोई यूटोपियन कॉन्सेप्ट नहीं है। ये आज से है। 200-300 वर्ष पहले तो भारत में मजदूरी की कोई परंपरा ही नहीं थी, कोई मजदूरी नहीं करता नहीं था, था। बिल्कुल कार्य में बिल्कुल। भागीदारी होती थी। तो ये सब चीजें भी हमें समझनी पड़ेगी कि कब तक हम अपनी समस्याओं के समाधान के लिए पश्चिम की तरफ देखते रहेंगे। हमारे देश में भी, हम भारत को ऐसे ही तो सोने की चिड़िया नहीं कहा जाता था। हर सही एक बात है। क्षेत्र में काफी कुछ काम हुआ है जिसे हमें देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और उसके हिसाब से कुछ करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर तो बात यह है कि हम कहते हैं कि इट्स अ डिबेट बिटवीन द इकोनॉमी एंड एग्जिस्टेंस,
और ये इकोनॉमी ऐसी है कि जैसे अर्थतंत्र नहीं, मैं तो इसे हिंदी में अनर्थ तंत्र कहता हूँ कि ये अर्थतंत्र नहीं है, ये तो अनर्थ तंत्र है। मतलब आप बिल्कुल छोटी सी बिल्कुल। बात सोचिए कि आप गाड़ी लेकर सड़क पे जा रहा है कोई एक व्यक्ति और उसका हम्म। एक्सीडेंट हो जाता है, वो बिजली के खंभे से टकरा जाता है, तो सोचिए वो जीडीपी में कितनी बढ़ोतरी होगी उससे। बिजली का खंभा वहां पर नया लगेगा, उसमें तांबे की तारें नहीं लगेगी, उसमें बल्ब नया लगेगा, उसमें कांच नया लगेगा, वो बंदे की टांग टूटेगी, उसकी टांग में रॉड नया लगेगा, उस बहाने हॉस्पिटल का कितना रेवेन्यू जनरेट होगा, उसी बहाने गाड़ी का इंश्योरेंस मेच्योर होगा, इंश्योरेंस कंपनी का कितना वो सर्कुलेशन होता रहेगा, उस बंदे को कितना पैसा मिलेगा वहां से। तो एक एक्सीडेंट जो है उससे तो देश का जीडीपी खूब बढ़ता है, जबकि आप साइकिल हम्म। लेकर घूमोगे तो जीडीपी नहीं बढ़ेगा बिल्कुल भी। तो नहीं ये बढ़ेगा। ऐसे ऐसे विचारों के ऊपर क्या हम हमारे देश के कल्याण को परिभाषित कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल हमें पूछना पड़ेगा। अभी बीच में ये बात बताई जा रही है कि आज की व्यवस्था उस आधार पर टिकी है कि आपको जिन वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है आप उन वस्तुओं को खरीदे, और वो भी उन पैसों से खरीदे जो आपके पास नहीं है। तो आपको पहले जबरदस्ती ये बताया जाएगा कि जब तक आप हमारा प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे आपका जीवन अधूरा है। अब आपके पास बिल्कुल। पैसा नहीं है खरीदने के लिए तो क्या हुआ, हम आपको लोन दे देंगे। तो इन ये ठीक चक्करों से बात है। हमें निकलना पड़ेगा, इन सारे चक्करों से निकलना पड़ेगा, और ये पूरी विकास की अवधारणा को बिल्कुल उल्टा करके देखना पड़ेगा। डब्ल्यूएचओ तो बैठकर कुछ बोलेगा, वर्ल्ड बैंक बैठकर कुछ बोलेगा, अब उन्हीं के रास्ते चलेंगे तो फिर हम तो हो गए गुलाम। हमें अपने ठीक दिमाग को बात तो है। लगाना पड़ेगा। वो तो बोलेंगे लॉकडाउन कर दो, हम लॉकडाउन कर देंगे, वो बोलेंगे ये करो, वो कर देंगे। वो तो बोल बिल्कुल रहे थे आयोडाइज सॉल्ट खाओ, हमने चालू कर दिया, उसकी परेशानी हम झेल रहे हैं आज की तारीख तक। ऐसे कई सारे ठीक मुद्दे बात हैं। है। तो हमें चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के द्वारा कही गई बातों को अंतिम सत्य मानना छोड़े और अपना भी दिमाग लगाए। मतलब हम मनुष्य हैं, हम कोई गधे तो है नहीं कि कोई बोलेगा वैसे ही करते जाएंगे। ये तो पशु करता है अपना दिमाग लगाए बिना। हम तो एक स्वतंत्र राष्ट्र है, स्वतंत्र व्यक्ति है, फिर भी किसी ने कुछ बोला और हमने कर दिया बिना सोचे समझे। इस बात से तो हमें उठना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने दिमाग लगाकर सोचना पड़ेगा और अपनी पृष्ठभूमि से सोचना पड़ेगा। बस कुल मिलाकर इतनी बात थी। और बाकी कुछ साथियों को यदि कुछ संपर्क करना है, बात करनी है, तो बिल्कुल जो वेबसाइट हमने शेयर की है उसके ऊपर जा सकते हैं, वहां पर कांटेक्ट ठीक डिटेल्स है। भी है, उससे आप संपर्क भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा है। तो ये आपको क्या लगता है कि ये जो पूरा कोरिलेशन है इसको आ, सरकार जो है वो किस प्रकार से इम्प्लीमेंट करने का प्रयास कर सकती है, कि क्या उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ विशेष नीतियां लागू करनी चाहिए, या फिर, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि इस मूड में है वो, कि आपकी जी बात अब को मुझे लगता है कि वो किस प्रकार से ये पूरा जो बात लोग फैलाएं, इसको अधिक से अधिक लोग इसको समझ पाए कि जितना ज्यादा शहरीकरण हो रहा है वो अगर नुकसान कर रहा है, तो इस शहरीकरण से बचने के लिए जो लोग इस शहरों में आके केवल एक नौकर ही बन के रह जाते हैं, नौकरी करने के अलावा उनके अंदर कोई और हुनर नहीं है। तो ये आपके आपके तरफ से जो गुरुजी रविंद्र शर्मा जी के द्वारा जो हमको बताई गई चीजें, आपकी तरफ से क्या सुझाव है कि गांव में यदि रहना ही है अब दोबारा जैसे शहरों में नहीं, क्या किया जाए, उसको कैसे शुरुआत करनी चाहिए, कि इसके लिए थोड़ा सा कुछ आप प्रकाश उस पर डालेंगे जी, तो अच्छा रहेगा। इसमें वीरेंद्र भाई दो दो स्तरों पे बात होनी चाहिए, एक तो आदर्श और एक व्यवहारिक। अब आदर्श तो ये है कि ये जो मूर्खता के शिकार हम बने हैं कि करोड़ों वर्षों में पैदा हुए पेट्रोलियम को और कोयले को हम चंद 200-300 वर्षों में खत्म करने की होड़ में लगे हैं। आप ये सबसे स्क्रीन पहली बात शेयरिंग तो बंद कर सकते हैं आशुतोष भाई, आप ये स्क्रीन जी शेयरिंग बंद कर सकते हैं अगर, हाँ, तो जिससे कि जी आपका जी और जी हमारा जी मैं बंद कर देता हूँ। नेटवर्क। हाँ हाँ। जी, आप ठीक तो है। एक एक बात तो ये है कि जिस मूर्खता के हम शिकार बने हैं कि करोड़ों वर्षों में पृथ्वी के धरातल में तैयार हुए पेट्रोलियम और कोयले को 200-300 वर्षों में खत्म कर देना, आदर्श परिस्थिति तो ये है कि ये मूर्खता से हम उभरे और मानव श्रम और पशु श्रम के हम्म। आधारित हम जीवन जिए और उस जीवन को ही अपना आदर्श बना करके उस दिशा में हम गति करें। लेकिन ये व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। हाँ, मैं व्यक्तिगत रूप से इस दिशा में प्रयास जरूर करूंगा जितना हो सके, जितनी मेरी शक्ति है। तो यथाशक्ति मैं जरूर प्रयास करूंगा, आप जरूर, आप कर रहे हैं प्रयास और सभी मित्रों को करना चाहिए। लेकिन सामुदायिक रूप से जब हम बात करेंगे तो बात कुछ ऐसी होती है कि सभी व्यक्तियों के द्वारा अचानक से तो इन सब चीज़ों को छोड़ देना संभव नहीं होता है। कि हम बोलेंगे जिन लोगों ने दिन के 24 में से 20 घंटे एसी में गुजारे हैं उनको हम बोलेंगे कि नहीं आपको कल से एसी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है, तो ये उनके लिए संभव नहीं है। इन चीज़ों को धीरे धीरे छोड़ा जाता है ना। तो उसमें यह है कि कम से कम हम इतना तो करें कि जो उत्पादन हो रहा है चाहे वो मॉडर्न प्रोडक्शन ही हो रहा है, लेकिन उसको तो थोड़ा सा तोड़ा जाए। उदाहरण के रूप पे हरियाणा में मारुति का प्लांट है,
वहां पर मारुति की कार्स बनती है। अब मारुति की गाड़ियां हरियाणा में बनके पूरे देश में जाती है, बिकती है। गुजरात में टाटा मोटर्स में गाड़ियां बनती है और गुजरात में टाटा की बनने वाली गाड़ी पूरे देश में बिकती है। उत्तराखंड में पंतनगर में भी बनती है, वो भी पूरे देश में बिकती है। तो कम से कम ऐसा तो कुछ हो कि गुजरात में बनने वाली गाड़ी गुजरात में बिके, उत्तराखंड में बनने वाली गाड़ी उत्तराखंड में बिके। अब ये तो कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है कि गुजरात में बनने वाली गाड़ी को कोई असम वाला बंदे खरीदेगा। तो इन सब चीजों को लेकर के जो मॉडर्न प्रोडक्शन भी है उसको भी, अब जैसे प्रधानमंत्री जी ने बोल तो दिया है कि हम स्थानीय करेंगे, लोकल करेंगे, बी वोकल फॉर लोकल। अब देखना होगा कि वो अपने बात पर कितना टिकते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो उत्पादन होते हैं, मैंने गाड़ी का तो एक उदाहरण दिया, गाड़ी का तो उदाहरण दिया, लेकिन हम जितने भी आधुनिक उपकरण है कम से कम उनको भी हम स्थानीय रूप से उत्पादन हो और स्थानीय रूप से उसका वितरण हो, इसकी कैपेबिलिटीज हमारे पास है। अब खादी की जैसे बात होती है, तो खादी के विषय में गांधी जी का कभी कहना था कि ये तो कोई बात नहीं हुई कि आप मिल का कपड़ा इस्तेमाल ना करके बंगाल में बैठकर गुजरात की खादी मंगवाओगे या गुजरात में बैठकर बंगाल की खादी मंगवाओगे। इससे तो अच्छा है कि आप मिल का कपड़ा इस्तेमाल कर लीजिए। मतलब खादी के पीछे इतना पागल होने की बात नहीं है कि आप इतनी दूर से उसे मंगवाए, ये तो उल्टा कान पकड़ने की बात हुई। तो खादी के भीतर भीतर ही स्थानीयता का संदेश है। अब सोचिए, खादी एक्सपोर्ट करना ये अपने आप में कितनी बड़ी मूर्खता है। तो ये चीजें संभव नहीं है। हमें इसमें ये देखना पड़ेगा, भारत के हर राज्य के लगभग लगभग हर एक जिले में, यदि हर एक जिले में नहीं तो हर एक बड़े बड़े क्षेत्र में तो कॉटन की पूरी मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग की ही सही, लेकिन सारी फैसिलिटीज है। जिनिंग मिल भी है, स्पिनिंग मिल भी है, पावर लूम्स भी है, मतलब, और कपास की खेती भी है। तो सारे राज्यों में ये कैपेबिलिटी है लगभग लगभग कि वो अपनी ही जगह पे, अपने ही जिस खेत में पैदा होता है कपास, वहीं पे उसकी प्रोसेसिंग करें, वहीं पे, मतलब मान लीजिए वहां से 50-100 किलोमीटर के दायरे में उसकी प्रोसेसिंग करें और कपड़ा भी तैयार हो जाए और कपड़ा वहीं के स्थानीय मार्केट में बिके। जबकि आज तो हमने अभ्यास किया था, खेतों में जो पैदा होने वाली कपास है वो जब तक पहनने के कपड़े के स्वरूप में हमारे पास आती है तब तक वो हजारों किलोमीटर का फासला तय कर चुकी होती है। तो कभी कभी तो लगता है कि ये जो वर्तमान अर्थतंत्र बना है, ये जो अनर्थ तंत्र बना है, ये तो पेट्रोलियम कंपनियों के फायदे के लिए बना है केवल। क्योंकि उल्टा सीधा सामान तो यहाँ से वहां, वहां से यहाँ किया जाता है, आपके पास लोकल कैपेबिलिटीज होने के बावजूद भी। और यही बातें कई सारे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में भी लागू होती है। तो अब अंग्रेज ये करते थे कि हमारे यहाँ से कपास ले जाते थे, वहां पे कपड़ा बनाते थे और वो कपड़ा हमको बेचते थे। तो हमने उनको वही बोला कि नहीं भाई, कपास हमारा है तो कपड़ा हम बनाएंगे। अब आजाद हो गए तो हम भी उसी राह में चल पड़े कि नहीं, ये राज्य में कपास की खेती हो रही है तो हम लेकर के वहां ले जा करके उसमें से कपड़ा बनाएंगे और फिर वापस इधर ले जा करके बेचेंगे। तो ये सब चीजों को स्थानीय करना हो तो ये इतना कोई मुश्किल बात नहीं है। ये सारी चीजें स्थानीय रूप से हो सकती है, बशर्ते कि सरकार की इसमें नियत हो और समाज का इसमें साथ सहकार हो। नारे लगाना आसान है, नारे लगाना आसान है कि नारे लगा दो, दे दो कोई नारा, कोई मंत्र दे दो लोगों को, लेकिन उस पर कायम रहना तो बहुत, या उसको स्वयं सकता है कि पालन करना बहुत मुश्किल है। दूसरा कि जो जागरूक प्रजाजन है हमारे आपके जैसे, उनको अपने जीवन में इन बातों को लक्ष्य में लेना बड़ा आवश्यक है। और सबसे बड़ी बात कि इन मुद्दों को लेकर के सरकारों के ऊपर दबाव भी बनाया जाए। यदि आप किसी मंत्री को जानते हैं, यदि आप किसी आईएएस को जानते हैं, यदि आप उनसे बात कर सकते हैं, कोई भी, ये वीडियो को सुनने वाले कोई भी भाई बहन यदि किसी से बात कर सकते हैं तो आप उनसे बात करें, आप उनके ऊपर दबाव बनाएं कि अभी तक तो आपने जिन नीतियों के ऊपर काम किया है वो नीतियां बड़ी इस देश को नुकसान पहुंचाने वाली रही है। ये आपको स्वीकार करना होगा और आपके पापों का प्रायश्चित करने का एक ही मार्ग शेष है कि उन निर्णयों को आप बदलें और निर्णयों को बदल करके आप भारत को वापस से एक ग्रामीण प्रधान देश के स्वरूप में बनाने की कोशिश में लगे तो ही कुछ हो सकता है। बाकी तो फिर पता नहीं, इससे बड़े ग्राम पंचायतों को झेलने पड़ेंगे। ग्राम पंचायतों को फ्री वाईफाई देकर आप गाँव पे बहुत बड़ा एहसान करने वाले हैं ना ये लोग। तो इनको समझना पड़ेगा कि गांव में फ्री वाईफाई देकर आप गांव का विकास नहीं करोगे, आदर्श गांव नहीं बनाओगे, उसको अनादर्श कुछ बना दोगे आप। और दूसरी बात कि गांव को देने वाली बात कहां से आती है? गांव को आप कुछ दे ही नहीं सकते, गांव ही आपको सब देता है। आपके वाईफाई के बिना चलेगा, उनके द्वारा उगाए गए अनाज के बिना तो कोई काम चलेगा नहीं ना। तो सबसे पहले तो ये सरकारों को और एनजीओज को और बाकी संगठनों को भी ये समझना पड़ेगा कि हम गाँवों को बचाने वाले मसीहा बन जाएंगे, ये मानसिकता से हमें मुक्त होना पड़ेगा। वो हमसे बहुत बड़ी चीज है गाँव। हम कोई नहीं होते उसको बचाने वाले, हम कोई नहीं होते उसको प्रमोट करने वाले। हम तो यदि बचाएं तो अपने आप को बचा ले तो बहुत बड़ी बात है।
अपने आप को बिल्कुल। जाना मतलब शहर छोड़कर गांव की तरफ जाना, और ग्रामीण परिवेश में ग्रामीण जीवन शैली के अनुसार जीवन जीना, और गांव को अपने गुरु के स्वरूप में स्थापित करके उसमें से कुछ सीखना, ये बिल्कुल, बात हो सकती है। बहुत तो सुंदर व्यक्तिगत स्तर पे ये संदेश बात आपका ये। है, और सामुदायिक स्तर पे तो ये है कि सिस्टम के ऊपर कैसे हम दबाव बनाएं कि वो इस दिशा में नीतियों का निर्धारण करें। सर, तो इसका आप कुछ प्लान कर रहे हैं कि दबाव बनाने का आपकी तरफ से गुजरात में कुछ प्लान कर रहे हैं आप? जी, ये अलग अलग जगह पर अभी बात चल रही है, अलग अलग स्तर पे बात चल रही है, काफ़ी सारी जगह पर हमने ये रिपोर्ट भेजी है, और उसको लेकर के, लेकिन अभी तक कुछ ठोस परिणाम हाथ लगा नहीं है, क्योंकि सरकार भी अभी बहुत सारी चीज़ों में उलझी पड़ी है, लेकिन प्रयास जारी है, और सब जगह पर ये प्रयास हो, पूरे देश में हो, ये बड़ा आवश्यक है। तो सामान्य तौर पे मैं अपने वीडियोस में कहता नहीं हूँ कि इस वीडियो को अधिक से अधिक फैलाएं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो लोग इस विषय को समझ पाते हैं, मैं आप जी, सबसे, राजीव भाई के सब समर्थकों से निवेदन करूंगा कि इस वीडियो के साथ जो पूरी पीडीएफ फाइल जो आशुतोष भाई ने जिसको अभी प्रस्तुत किया था, उसको अध्ययन करें। अंग्रेजी में है, तो लेकिन उसको हिंदी थोड़ा सरल रूप में आशुतोष भाई ने उसको अभी बताया है। तो आप जो भी इसको समझ सकते हैं समझकर आगे लोगों को बताइए, और अपने जो नेता हैं, एमपी हैं, किसी भी तरीके से फॉरवर्ड कीजिए। तो मुझे लगता है कि जो उद्देश्य है, आशुतोष भाई ने जो इतनी मेहनत की है, इस पे परिश्रम किया है, उस परिश्रम का फल किसी न किसी रूप में यदि सामने आए, और ना भी आए लेकिन प्रयास भी किया जाए, तो बहुत बड़ी बात है। जी, और सबसे बड़ी बात है कि यदि हम लोग समझकर अपने जीवन में कुछ कर ले तो भी बड़ी बात है, सरकार कुछ करे ना करे, तो हम भी कुछ कर ले तो भी बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। ठीक है आशुतोष भाई, जी, बहुत अच्छा जी, लगा ये नमस्कार। आपको पूरा डेटा को। नमस्ते। जी, नमस्कार।